जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, थिएटर कमांड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और थिएटर कमांड के जो हेडक्वार्टर्स होंगे उसमें वेस्टर्न थिएटर कमांड होगी जयपुर में, नॉर्दर्न थिएटर कमांड लखनऊ में होगी और मैरीटाइम थिएटर कमांड तिरुवनंतपुरम में होगी और ये शहर भारत में थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर्स बने रहेंगे। दोस्तों, भारतीय सेना के प्रमुख ने एक बड़ी चेतावनी दी है, वो भी पाकिस्तान को। सेना प्रमुख ने कहा कि इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं दिखाएंगे। हम ऐसे कदम उठाएंगे कि पाकिस्तान खुद ही सोचेगा कि क्या उसे नक्शे पर रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान का वजूद चाहिए तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा। भारतीय सेना का मानना है कि इस बार पहला जैसा दबाव या रुकावट नहीं होगी। भारतीय सेना अब ऐसा कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो बना रहे तो सरकार द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले इन आतंकवादियों को तुरंत रोकना होगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। दोस्तों, दरअसल भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कि 4 से 5 फाइटर जेट्स खत्म किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी खत्म किया गया, एक अवाक्स प्लेटफॉर्म खत्म किया गया, एक सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि सैम साइट को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा 4 रडार्स, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर, 3 हैंगर और कई रनवे क्षतिग्रस्त कर दिए गए। यही नहीं दोस्तों, इस दौरान 5 दुश्मनों के फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें खत्म भी किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों रैमपेज एयर लॉन्च मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई वो आज तक नहीं कर पा रहा है। वहीं भारतीय वायुसेना जल्द ही अपने मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि MTA खरीदने के लिए टेंडर जारी कर सकती है। इसी बीच रशिया और भारत की HAL मिलकर IL-276 विमान को पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। साल 2008 में भारत और रशिया ने मिलकर 20 टन माल ले जाने वाले नया ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाने का समझौता किया था। इसका नाम था MTA प्रोजेक्ट, लेकिन 2016 में ये प्रोजेक्ट बंद हो गया क्योंकि इंजन पर मतभेद हो गया था दोनों देशों के बीच। दरअसल रशिया चाहता था कि वो अपना PD-14A इंजन इसमें लगाएगा, लेकिन उसमें फेडेक नाम की आधुनिक डिजिटल कंट्रोल तकनीक नहीं होगी। इस दौरान भारत ने कहा था कि बिना फेडेक इंजन वाला विमान वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि C-130J जैसे आधुनिक विमानों में ये तकनीक है। लेकिन अब क्या अपडेट आया है उसमें 2025 में रशिया ने कहा है कि अब उसके पास नया फेडेक वाला इंजन तैयार है जो भारत की जरूरतों को पूरा करेगा। ये इंजन शायद भारत के GTRE के साथ मिलकर बना है। HAL इस विमान को भारत में असेंबल करेगी और लगभग 40 विमान भारत में बनाए जा सकते हैं। IL-276 की बात की जाए तो ये 20 टन माल ले जा सकता है, छोटे और कठिन एयर स्ट्रिप में भी उड़ान भर सकता है। इवन दोस्तों, ये क्षमता के मामले में C-130J से बड़ा है और एमरेट की C-390 से थोड़ा छोटा है। इंडियन एयरफोर्स को कुल ऐसे 40 से 80 विमान चाहिए। हालांकि यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो इसमें एयरबस 295 शामिल है, लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरकुलिस है, एमरेट का KC-390 मिलेनियम यहाँ पर है, लेकिन अब रशिया का IL-276 भी रेस में शामिल हो गया है। वहीं दोस्तों, खबर ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना अब रशिया का Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने और भारत में बनाने का विचार कर रही है। ये काम HAL के नासिक प्लांट में किया जा सकता है, जहां पहले MiG-21 और Su-30 MKI बनाए गए थे। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास अब स्क्वाड्रंस की संख्या काफी घट चुकी है। चाइना के J-20 जैसे खतरों से निपटने के लिए इस वक्त Su-57E एक इंटरिम सॉल्यूशन यहाँ पर बन सकता है, जब तक भारत का AMCA तैयार नहीं हो जाता। Su-57E में सुपर क्रूज, आईएसआर रडार और स्टेल्थ डिजाइन जैसी खूबियां मौजूद हैं। नासिक में दोस्तों अभी तेजस Mark 1A और STT-40 ट्रेनर भी बन रहा है। इसके बावजूद AMCA प्रोजेक्ट भी इसी प्लांट से शुरू होगा और पहले AMCA के प्रोटोटाइप बेंगलुरु में बनेंगे, लेकिन सीरियल प्रोडक्शन 2034 से नासिक में होगा। टाइमलाइन की बात की जाए तो 2031 तक नासिक में तेजस Mark 1A का काम पूरा हो जाएगा। 2034 से AMCA का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होगा और इसी बीच Su-57E का प्रोजेक्ट नासिक को 5वीं पीढ़ी का हब बनाने में मदद करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा यह तो जा रहा है कि एक ही प्लांट में AMCA और Su-57E बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। इवन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो गैप आ रखा है इस वक्त स्क्वाड्रंस की कमी और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को लेकर, उसे Su-57E पूरा कर सकता है और ये भारत में ही बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि TOT भी रशिया भारत को दे रहा है, इवन सोर्स कोड भी भारत को इसका मिलेगा। भारतीय हथियार इसमें आसानी से इंटीग्रेट हो सकते हैं। वहीं DRDO ने अब नया रक्षा कवच एयर डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। इसे पहली बार एरो इंडिया 2025 में दिखाया गया था। इसकी खासियतों की बात की जाए तो ये कई लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। ये फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकता है। इवन दोस्तों मोबाइल सिस्टम है, ये 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगाया गया है। 40 mm की तोप जो कि 360 डिग्री घूम सकती है, वो कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को तेजी से गिरा सकती है। इसके अलावा इसका अपना पावर जनरेटर और कंट्रोल केबिन है, यानी कि दूर दराज जगहों पर भी ये खुद से ऑपरेट हो सकता है। इसमें EO/IR सेंसर्स और फायर कंट्रोल रडार लगा है, जो कि दिन और रात किसी भी मौसम में सही ट्रैकिंग और टारगेटिंग कर सकता है। ये सिस्टम दोस्तों भारत के आर्मी बेस, स्ट्रैटेजिक ठिकानों और शहरों को हवाई हमलों से बचाएंगे। इवन दोस्तों आयरन डोम जो कि इजराइल का है, उसी तरह ये भारत का अपना मोबाइल और तेजी से प्रतिक्रिया देने वाला डिफेंस सिस्टम बनेगा।
रक्षा कवच दोस्तों भारत का अपना खुद का आयरन डोम जैसा सिस्टम है जो दुश्मन के हवाई खतरों और ड्रोन से लेकर मिसाइल तक को मार गिराने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये मोबाइल ताकतवर और पूरी तरीके से स्वदेशी है। वहीं दोस्तों भारत के डीआरडीओ की लैब एलआरडी ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए नेविगेशन रडार फॉर इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट यानी कि NRIC बनाना शुरू किया है। ये रडार पनडुब्बियों को नेविगेशन, निगरानी और सरफेस वॉरफेयर में नई ताकत देगा। NRIC की कई बड़ी भूमिकाएं होंगी, जैसे कि मैंने बताया नेविगेशन यानी कि समुद्र में सुरक्षित और सही दिशा में चलने में मदद करेगा। सतह पर मौजूद जहाज, नाव और छोटे टारगेट को तेजी से पकड़ सकेगा। इवन सरफेस वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि टॉर्पीडो, एंटीशिप और क्रूज मिसाइल लॉन्च करने के लिए ये सही टारगेट डेटा भी देगा। ये रडार दोस्तों लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट यानी कि LPI टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, यानी कि देखेगा पर दिखाई नहीं देगा ताकि दुश्मन इसे पकड़ ना पाए। इवन दोस्तों ये कन्वेंशनल रडार की तरह खुले माहौल के बजाय खास तौर पर पनडुब्बियों के गुप्त माहौल में काम करने के लिए बनाया जा रहा है। हाई रेजोल्यूशन सेंसर से ये समुद्र की लहरों और क्लटर के बीच छोटे से छोटे टारगेट पहचान सकता है। इसका इस्तेमाल भविष्य की पनडुब्बियों जैसे कि प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 77 में किया जाएगा। इससे पनडुब्बियां और भी खतरनाक और आधुनिक बनेंगी। वर्तमान में दोस्तों ये अभी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग स्टेज में है। इसे पनडुब्बियों के दूसरे सिस्टम जैसे कि कम्युनिकेशन, वेपन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से जोड़ा जा रहा है। LRD की एडवांस टेस्ट फैसिलिटी से इसकी परफॉर्मेंस की जांच की जा रही है। मतलब NRIC भारत की पनडुब्बियों को छुपकर निगरानी करने, दुश्मनों की बोट्स को पहचानने और मिसाइल टॉर्पीडो से सटीक हमला करने की क्षमता देगा। ये आने वाली पनडुब्बियों को ताकतवर और खतरनाक बनाएगा। वहीं भारत ने अपने फाइटर जेट्स के लिए GE F414 इंजन बनाने का एक बड़ा कदम उठाया। ये इंजन आप सब जानते हैं तेजस मार्क 2 और AMC मार्क 1A पर लगेगा। इवन यहाँ पर HAL को अमेरिका की GE कंपनी से 80% TOT भी मिलेगा, यानी कि इंजन भारत में ही बनेगा। बताया जा रहा है कि जो फेडेक है यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, जिसे इंजन का दिमाग कहा जाता है, जो थ्रस्ट, तापमान, फ्यूल और सुरक्षा को कंट्रोल करता है, इसमें भारत फेडेक का हार्डवेयर बनाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर का कंट्रोल GE के पास ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट, साइबर सुरक्षा पैच और परफॉर्मेंस बदलाव के लिए भारत को GE पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। बाकी सब में भारत आत्मनिर्भर होगा, लेकिन फेडेक सॉफ्टवेयर से जुड़ी निर्भरता बनी रहेगी। भविष्य में अगर भारत F414 को किसी नए प्रोजेक्ट यानी कि घातक UCAF के लिए बदलना चाहे तो फिर भी हमें GE से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ये दिखाता है कि भारत को अपना स्वदेशी फेडेक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद उनकी पहली भारत की उच्च स्तरीय यात्रा होगी। सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा 9 से 16 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके लिए उन्हें UNSC से ट्रैवल बैन में छूट मिली है। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और भारत लगातार कह रहा है कि यहाँ पर समावेशी सरकार बने और अफगान जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न हो। इवन भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयाँ और मानवीय मदद भी भेजी है। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना ने कोची की डीप टेक स्टार्टअप कंपनी IROV के साथ 47 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत भारतीय नौसेना को एडवांस अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स मिलेंगे। IROV दोस्तों इंडियन नेवी का एक नया चेहरा होगा, जिसे कि IIT के पूर्व छात्रों ने मिलकर तैयार किया है। यहाँ पर दोस्तों जो IROV टॉरट है, ये 300 मीटर गहराई तक काम करने में सक्षम है। ये हाई एंड सेंसर्स, कैमरे और लाइटिंग अपने साथ कैरी कर सकता है। इसका इस्तेमाल अंडर वाटर सर्विलांस, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में किया जा सकता है। नौसेना को पानी के भीतर आंखें और हाथ ये दोनों मुहैया कराएगा। इवन दोस्तों आयात पर भी इससे निर्भरता घटेगी। इस तरीके की चीजों के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये एक बेंचमार्क डील है। वहीं दोस्तों एक यूट्यूबर वसीम अकरम को ISI के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। दरअसल हरियाणा के पलवल जिले की पुलिस ने यूट्यूबर वसीम अकरम को ISI और पाकिस्तानी हाई कमीशन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अकरम पलवल के कोटा गांव में रहने वाला है और यूट्यूब पर मेवात के इतिहास से जुड़ी वीडियो डालता है। पुलिस के मुताबिक तो पिछले 3 साल से पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था और उन्हें सिम कार्ड भी उपलब्ध कराता था। उसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, जिन्हें साइबर सेल रिकवर कर रही है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूस तौफीक ने पूछताछ के दौरान अकरम का नाम लिया था। दोनों आरोपी ISI और पाकिस्तानी हाई कमीशन से इंटरनेट कॉल के जरिए कांटेक्ट में थे। पुलिस और IB ने एक जॉइंट जांच शुरू की है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो फिलहाल ये थे टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।